नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के महाराजगंज जिले में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की खंभे से बांधकर पिटाई करने का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव के लोग एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर एक खंभे से बांध रहे हैं, उसके बाद उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में भारी भीड़ के बीच में लड़के को निर्वस्त्र करके भीड़ उनके साथ गाली गलौज कर रही है। वीडियो घुगली थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने इस मामले में 3 मुकदमों को दर्ज किया है। एक मुकदमा लड़की के घर वाले प्रेमी के ऊपर दर्ज करवा चुके हैं, तो 2 मुकदमे पुलिस ने भीड़ में सम्मिलित लोगों के खिलाफ और वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ किया है। पुलिस ने नाबालिग प्रेमी को अपनी अभिरक्षा में लिया है और इस मामले में छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग प्रेमी प्रेमिका को खंभे से बांध करके पीटा गया है। भीड़ ने नाबालिग प्रेमी को निर्वस्त्र कर दिया है, गाली गलौज की गई है। पुलिस ने इस मामले में अब 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा नाबालिग पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से, बाकी 2 अन्य मुकदमे भी पुलिस ने और दर्ज किए हैं, जिसमें इस वीडियो को वायरल करने और भीड़ के द्वारा किए जा रहे कृत्य को लेकर के जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पे नाबालिग प्रेमी प्रेमिका को खंभे से बांधकर पीटा गया है और उसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भीड़ ने नाबालिग प्रेमी को निर्वस्त्र करा है और पुलिस ने इस मामले में अब 3 मुकदमों को दर्ज किया है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मनोज, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला? जी बता दें, महाराजगंज जिले के ये घुगली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक प्रेमी अपने प्रेमिका के घर के गांव में आया, जो वहां के नाबालिग जी दोनों बच्चे हैं। वहां के लोग ग्रामीण मिलके दोनों को खंभे में बांधकर खूब पिटाई की। उसके बाद वीडियो वायरल किया है उन्होंने, जो कि नाबालिग बच्ची के साथ और उसके साथ अभद्रता से पेश आए लोग। उसका कपड़ा भी फाड़ दिया लड़के का, उसके बाद जमकर धुनाई भी की। इस मामले में घुगली पुलिस और पुलिस अधीक्षक ने 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं। पहला नाबालिग बच्ची के माता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है लड़के के खिलाफ। दूसरा तहरीर चौकीदार के तहरीर पर ग्रामीणों को जो बांध के पीटे हुए हैं उनके खिलाफ किया गया। तीसरा जो वेबसाइट पर इसको अपलोड किया गया है वायरल वीडियो का, इस मामले में 3 मुकदमे पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और जो पीटे हैं ग्रामीण उनको हिरासत में पुलिस ली है। शुक्रिया मनोज इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दुष्कर्म के मामले में हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल चित्रकूट में रेप पीड़िता को भी मामले में अब आरोपी बनाया गया है और यह एफआईआर रेप पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से ही दर्ज करवाई गई है। इसमें वादी ने धोखाधड़ी, जालसाजी के पुख्ता सबूत पुलिस को सौंपे हैं और वादी का यह कहना है कि मामले को रफा दफा करने के लिए रेप पीड़िता और आरोपी के बीच में करोड़ों का लेन देन हुआ। वकील का आरोप यह भी है कि इस मामले में गायत्री प्रजापति ने पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति भी ट्रांसफर की है, जिसके पुख्ता प्रमाण पुलिस को सौंपे भी हैं। यह मामला उस वक्त पलट गया जब रेप पीड़िता ने कोर्ट में गायत्री प्रजापति के पक्ष में बयान दिया और गवाह राम सिंह के खिलाफ रेप की एफआईआर को दर्ज करवाया, जिसके बाद 5 सितंबर को पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार किया। और इतना ही नहीं, राम सिंह को गिरफ्तार करने में 2 इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह, गौतमपल्ली और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजीत सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। राम सिंह ने गिरफ्तारी में दोनों इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। तो राम सिंह को गिरफ्तार करने में 2 इंस्पेक्टर भी सस्पेंड किए गए हैं। गायत्री प्रजापति की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी का भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि मामले को रफा दफा करने के लिए करोड़ों की संपत्ति का लेन देन हुआ है और वादी के वकील की तरफ से यह जानकारी, इसके पुख्ता सबूत भी पुलिस को सौंपे गए हैं। इसके अलावा एफआईआर में रेप पीड़िता और उसकी बेटी का भी जो नाम है वो शामिल है।
उधर ताजनगरी आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद उसके थप्पड़ और चप्पल से जमकर पिटाई की है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ताजगंज इलाके में स्थित एक होटल का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि वीडियो में पहले पति ने महिला को थप्पड़ से पीटा, उसके बाद चप्पल से उसकी जमकर धुनाई की है। 1 मिनट के वीडियो में पति ने महिला को 31 से ज्यादा चप्पलें जड़ी हैं। इस बीच महिला उसे बार बार रोकने और अपनी बात कहने का मौका देने की मिन्नत करती रही, लेकिन पति इतना आक्रोशित था कि वो नहीं रुका और चप्पलों की बरसात अपनी पत्नी के ऊपर कर दी है। तो आगरा से जानकारी है, जहां पे पति ने होटल में पत्नी को पकड़कर जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की ही जमकर पिटाई की गई है। थाना ताजगंज क्षेत्र में एक होटल के अंदर पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखकर के पति ने आगरा अपना आपा खोया और इसके बाद मारपीट का जो वीडियो है वो भी अब सामने आया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो अब वायरल है आगरा में। आप देखिए किस तरीके से पति के द्वारा अपनी पत्नी के चप्पलों से जमकर पिटाई की जा रही है। एक के बाद एक लगभग 30 बार जो चप्पलें हैं वो 1 मिनट के अंदर मारी गई हैं इस शख्स के द्वारा, जो कि इसका पति बताया जा रहा है। हालांकि युवती बार बार इसकी बात को सुनने की गुहार करती रही, लेकिन पति इतना गुस्से में था, इतना आक्रोशित था कि जमकर पहले तो थप्पड़ बरसा, उसके बाद चप्पलों से भी अपनी पत्नी की पिटाई की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस समय वायरल भी है। पति ने होटल में पत्नी को पकड़कर जमकर पीटा। बढ़ेंगे आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत जिले में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच करने की बात को कह रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन का तो यह भी कहना है कि कुछ लोग शराब के आदी थे और बागपत चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गाँव में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सभी एक ही गाँव के रहने वाले हैं। परिजनों का इसमें आरोप यह भी है कि सभी की मौत शराब पीने की वजह से ही हुई है। आरोप यह भी है कि गांव में हरियाणा मार्का जहरीली शराब बेची जाती है और शराब से 5 लोगों की मौत की खबर के बाद जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा। अधिकारी गांव की ओर दौड़े हैं। डीएम ने एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन भी किया है। मेरठ में भी जहरीली शराब के कारण 2 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना जानी थाना इलाके के मीरपुर जखेड़ा गांव की बताई जा रही है। तो जहरीली शराब का कहर मेरठ और बागपत दोनों ही जगहों पर देखने को मिला है, जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और मेरठ और बागपत दोनों जगहों पर मिलाकर कुल 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। और अब इसके बाद आबकारी विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस भी इन दोनों घटनाक्रम की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। तो एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन भी किया गया है। 7 लोगों ने जहरीली शराब के चलते मेरठ और बागपत में दम तोड़ दिया है। उधर सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामिया लुटेरों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही इनके पास से पुलिस ने लूट का तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 2 अवैध असलाहा, 2 कारतूस और लूट में शामिल रही बाइक को बरामद किया है। दरअसल ये मामला बीते दिनों नगर पयागीपुर स्थित गणपत सहाय पीजी कॉलेज के सामने बाइक सवार 2 बदमाशों ने यूजिनेक्स मेडी फ्रेंचाइजी कंपनी के मैनेजर से 3,67,000 रुपए उस समय लूटे, जब वो बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। अब पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में लगी है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अब पुलिस के द्वारा की गई है। तो 25,000 का इनामी बदमाश सुल्तानपुर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एक शख्स से लगभग 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम इन लोगों के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये आरोपी फरार चल रहे थे और इनकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। और इनकी गिरफ्तारी करते हुए 2 अवैध तमंचे, बाइक और पुलिस ने कैश भी बरामद किया है। कानपुर से खबर है, जहां पर आयरन कारखाने में आग लगी और ऑफिस समेत कारखाने का माल जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह को बताया गया है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। फजलगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी जानकारी है, ऑफिस समेत कारखाने का जो माल है वो जलकर खाक हो गया है। फजलगंज थाना क्षेत्र में ये शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है।
फौरी तौर पर यही बताया गया है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया है। कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। आयरन कारखाना ये है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर जो आग है वो लगी है और आग की लपटें उठती हुई भी आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आयरन कारखाने में ये आग लगी, जिसमें ऑफिस का सामान और कुछ अन्य सामान भी जलकर खाक हुआ है। हालांकि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद अब इस आग पर काबू पा लिया है। लेकिन तस्वीरें उस वक्त थी जब ये आग लगी थी और एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर आयरन कारखाने में भीषण आगजनी आज हुई है और इसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। लेकिन इसमें ऑफिस का और अन्य सामान जलकर राख हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तस्वीर उस वक्त की जब ये आग लगी थी। तो कानपुर में जहां एक तरफ अपराध लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कानपुर में जनता को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर कोर्ट के पास का है, जहां पर देर रात अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी कानपुर पुलिस ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर अज्ञात बाइक सवार 4 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन पर जानलेवा हमला किया है। इसमें अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे इस घटना में बच गए, लेकिन अधिवक्ता के मुंशी दीपक के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से मुंशी दीपक को पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज अभी भी जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। तो अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ है और बाइक सवार बदमाशों ने यह हमला किया है। उसके मुंशी पर कई राउंड फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता को तो हालांकि गोली नहीं लगी, लेकिन मुंशी के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया, जिसको प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज जारी है। देश में तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने के सरकारी फैसले का लगातार विरोध हो रहा है और इसी क्रम में जनपद फतेहपुर में विद्युत विभाग के लोग लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से निजीकरण को बढ़ावा न देने की अपील हो रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए यह कहा है कि पहले भी कई जगह पर सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों का निजीकरण हो चुका है और इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। उनका यह भी कहना है कि निजीकरण न करने की सरकार से वो ये अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो फिर वो हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो फिर हड़ताल करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान कहे जाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के बस्ती जिला प्रभारी रहे अज्जू हिंदुस्तानी की कोरोना की मौत के बाद अब परिवार को मदद को सरकार आगे आई है। सीएम योगी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता रहे अज्जू की पत्नी को बस्ती विकास प्राधिकरण में नौकरी दी है, इससे कि परिवार को गुजारा करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी रहे स्वर्गीय अज्जू हिंदुस्तानी की पत्नी रुचि श्रीवास्तव को शहरी आजीविका मिशन केंद्र के प्रबंधक अरुण त्रिपाठी के जरिए उन्हें बस्ती विकास प्राधिकरण में नौकरी दी गई है। समाजसेवी राणा दिनेश प्रताप सिंह के साथ कार्यालय पहुंची रुचि ने बीडीए में मेट के पद पर ज्वाइन किया है। तो सीएम की तरफ से मदद की गई है। कोरोना से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की मौत के बाद ये मदद हुई है। मृतक की पत्नी को विकास प्राधिकरण में नौकरी दी गई है ताकि जीवन यापन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जिला प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी की मौत के बाद उनकी पत्नी को बस्ती विकास प्राधिकरण में ये सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दी गई है। लखनऊ में एलडीए कॉलोनी में बदबूदार गंदे पानी के सप्लाई से लोगों का जीना मुहाल है और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पीने का पानी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत हो चुकी है।
लखनऊ के नगर आयुक्त का जो दावा है कि लखनऊ में पूरी साफ सफाई और पूरा स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है, उसके विपरीत तस्वीरें आ रही हैं। लखनऊ के आशियाना स्थित सेक्टर जी में खड़े हैं और हम एक आवास पे ही खड़े हैं। यहाँ पे पिछले 15 दिनों की जो कहानी समझे, पानी जो आ रहा है गंदा आ रहा है, नहाने के लायक नहीं है। खुद ये जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, जो महिला हैं, इनसे आप पूरी बात समझिए कि नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही है। ये कब से आपके यहाँ पानी आ रहा है? जी 15 दिन हो गए, तब से गंदा पानी है, सीवर का पानी है। कहीं कंप्लेन किया आपने? जी नगर निगम कर चुकी, उनकी टीम आई हुई है, इस समय तो आई हुई है टीम। कितने दिन से आप पता लग रहा है जो आपके इलाके में पानी गंदा आ रहा है, नहाने के लायक नहीं, किस प्रकार आपने इस 15 दिन गुजारे? 15 दिन आराम से हो गए, 12-15। जी जी बिल्कुल। अब क्या स्थिति है? अब पानी में बदबू बहुत ज्यादा है, लेकिन गंदगी नहीं है। गंदगी नहीं, नहीं। सुधार हो रहा है। जी जी। तो ये स्थानीय महिला है और हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं कौशलिन द्विवेदी जी हालांकि मौजूद हैं, और शायद जो नगर निगम की टीमें आई हैं तो शायद इसमें ही उनका बड़ा अहम रोल है। पार्षद जी, ये बताइए, जो स्थानीय नागरिकों की समस्या है इसको किस प्रकार आप देख रहे हैं और कैसे इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे? ये मेरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी दिनों तक ये समस्या रुकी रही। पहले 1-2 दिन लगा कि कहीं कोई वाटर लीकेज होगा किसी लाइन का, इसलिए गंदगी आ रही है, लेकिन जब जैसे जैसे 3-4 दिन बीते तब मेरे समझ में आया कि मामला कुछ गंभीर है। जब लाइनें चेक कराई गई लगातार, तो कई जगह इसी बहाने काफ़ी जगह लीकेज मिले हैं, जहाँ पर लाइनें वाटर लाइनें सीवर लाइनें पड़ी हुई थी, उनको ठीक कराया गया। और एक अभी बड़ी लाइन जरूर है कि जहाँ पर नगर निगम ने एक ओवरहेड नाला सेक्टर एच को बाईपास करने के लिए दिया था, उसके अंदर एक मेन लाइन पड़ी हुई है, उसको लगातार कल से काम चल रहा है, उसको शिफ्टिंग किया जा रहा। और ख़ास तौर से मुझे ये भी है कि ये जो MIG की लाइन है मेन रोड की, इसमें पानी आ रहा है, उसमें अभी जैसी अभी हमारी बहन जी बता रही थी कि सुधार हो रहा है, लेकिन इसके पीछे और भी जगह पे पानी ठीक आ रहा, लेकिन कुछ जगह लाइनों में गड़बड़ आ रहा है। उसके लिए पूरा प्रयास है और हमारी नगर निगम जल संस्थान जो है उनसे बात हुई और एक्शन से बात हुई, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि 10-12 दिन हो गए हैं और ये इसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी सुधर जाए। बिल्कुल। तो नगर निगम की ये लापरवाही है जिसका खामियाजा लखनऊ की जनता, स्थानीय नागरिक भुगत रहे हैं। लेकिन ये जरूर देखा गया है कि 12 से 15 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार जब स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, स्थानीय पार्षद से संपर्क किया, तब कहीं ये हालात नजर आ रहे हैं कि अब यहाँ नगर निगम की टीम आई हुई है, बाकायदे ये इस चैम्बर को खोद रही है और ये प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये जो गंदा पानी आ रहा है, जो कीड़ेदार पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, तो इसको खोजा जाए और जल्द से जल्द इस इलाके को स्वच्छता पूर्वक पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र में कंपनी में चोरी करते हुए एक गार्ड की गोली लगने से मरे युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि युवक की पहचान चंद्र प्रकाश के रूप में हुई है और मृतक के परिजनों का आरोप यह है कि चंद्र प्रकाश कई सालों से इसी कंपनी में गार्ड की नौकरी भी करता था। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के कारण वो अपने गांव चला गया और उसका बकाया पैसा कंपनी के मालिक पर था, जिसको लेकर के कई बार उसने कंपनी के मालिक को फोन किया, लेकिन मालिक ने उसके PF और सैलरी के पैसे उसको नहीं दिए। इसके बाद परिजनों ने आरोप यह लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही ये गोली मारी। वो कई बार साथ में बैठकर गुटखा खाता था। उसकी मांग है कि पहचान छुपाने और हत्या के आरोप में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलूंगा, क्योंकि ये निश्चित ये तय है कि उसकी हत्या। उधर गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित छितौना गांव प्रदेश के सभी गांव के लिए नजीर साबित हो रहा है, क्योंकि इस गांव में लोगों को मूलभूत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन लोगों के लिए बिजली, पानी, सुरक्षा और सड़क सब कुछ यहां पर मुकम्मल नजर आता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पूरे गांव में देशभक्ति की जो बयार बहती है उसका दृश्य भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पोल हो, पेड़ या फिर दीवार, सब तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। इसके साथ ही सुरक्षा के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर घर घर में और घर के बाहर भी CCTV कैमरे हैं, यानी कि पूरा गांव CCTV कैमरे की जद में है। और यही वजह है कि पिछले 1.5 साल से कोई भी अपराध इस गांव में नहीं हुआ है। तो वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील ने इस गांव का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश का पहला ऐसा गांव जहां CCTV कैमरे के जद में पूरा गांव है।
प्रदेश का ऐसा पहला गांव जहां पिछले 1 साल से कोई भी अपराध ने जन्म नहीं लिया है। हम उस गांव में खड़े हैं जो कि पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। ये गांव है छितौना, यानी गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर ये गांव आप देख रहे हैं। गांव देखते ही आपको एक अलग सा नज़ारा नज़र आएगा। चारों तरफ तिरंगे के रंग में दिया गया इस गांव का लुक अपने आप में कुछ अलग बयां करता है। साथ ही ऊपर आप देखेंगे कैमरा लगा हुआ, ये कैमरा पूरे गांव में लगा हुआ है, यानी तकरीबन 40 से 50 कैमरे इस पूरे गांव में लगाए गए हैं। यानी जो 1450 की ये आबादी है और तकरीबन 295 घर है इस गांव में। जिधर भी आप देखेंगे ये मेन रोड है जो हाईवे की सड़कों के मुख्यालय की को जोड़ता है। इस सड़क पे भी आप जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको पूरा गांव साफ नज़र आएगा और कैमरे नज़र आएंगे। दूसरी खास बात आपको मैं बता दूं कि जितने भी पोल आपको लगे नज़र आएंगे इस सब पोलों पे लाइट है। आप वो लाइट देखेंगे, एक एक लाइट जलता हुआ नज़र आएगा। जबकि गांव में रात के समय शाम होते ही अंधेरा नज़र आता था, तमाम हादसे होते थे, लेकिन पूरे जगह जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक इस तरह के लाइट आपको नज़र आएंगे और पूरे रात में दिन जैसा नज़ारा रहता है। और सीसीटीवी कैमरे का आलम यह है कि अगल बगल के गांव में अगर कोई घटना होती है तो लोग इस गांव में आकर के उस कैमरे की मदद लेते हैं। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं। ये बताइए कि सबसे पहले तो बधाई आपको इस पूरे गांव के लुक को बदलने के लिए। किस तरह का नज़ारा आपने इसको किया और क्या कुछ कितना समय लगा और गांव की क्या कुछ स्थिति है, कितने कैमरे लगाए गए हैं? कैमरे तो कुल 24 लगे हुए हैं और जो भी आपको दिखाई दे रहा है जो गांव की स्थिति है इस समय, और समय लगभग इसमें हम 15 साल से देख रेख कर रहे हैं, इस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, गाँव जो है ग्राम प्रतिनिधि हैं आप, ये बताइए कि जो कैमरे लगे हैं उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग भी होती है, या ये बताइए कि कभी इस तरह की घटना कोई ऐसी हुई है या कितना वक्त हो गया इस घटना यहाँ गांव में कोई घटना घटे? नहीं, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर के 2-4 लोग आते रहते हैं, पूछते हैं कि ये कोई चोरी वगैरह होती है, लोग पूछते हैं कि इधर हमको कैमरे में देखना है, तो दिखाया जाता है, उनको पहचान कराया जाता है कि आप देखिए, पहचान करिए। यहाँ कोई घटना घटी कभी? नहीं, इस समय तो नहीं है, जब से कैमरा लगा हुआ तब से तो कोई बात नहीं आ रही। कितना वक्त हो चुका है? हो गया 1.5 साल के आसपास। यानी 1.5 साल से कोई भी घटना नहीं हुई है? नहीं। और क्या खासियत है गाँव की? गांव में सारी सुविधा है, आप देखिए, पानी की टंकी लगी हुई, हर घर टोटी का सप्लाई जा रहा है, बिजली की व्यवस्था कर दी गई है, सीसी रोड, नालियाँ, जो भी व्यवस्था ग्रामीण के लिए होना चाहिए उससे ऊपर ही व्यवस्था है। बिजली आपको दिखाई दे रहा, सारी जगह पर लाइट वगैरह लगा दिए गए हैं और जो ग्रामीण में सुविधा होना चाहिए उससे ज़्यादा ही सुविधा हो चुका है और आगे भी और होना है। अगले महीने तक और भी सुविधाएं हो जाएंगी गांव में, क्योंकि हमारे गांव में फव्वारा भी लगने जा रहा है और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है ग्रामीण से ही। ग्रामीण में कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसको एम्बुलेंस लेके जाएगी, हॉस्पिटल तक छोड़ाएगी। बहुत बढ़िया, आपने इस गांव का लुक बदला है। मैं आपको पानी की टंकी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ वहाँ इतनी दूर निगाह मेरी जहाँ तक जा रही है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी की टंकी को भी पूरे तिरंगे कलर में जो है इसको दिखाया जा रहा है और पूरे गांव में लाइट से लगाए, सड़क से लगाए, हर एक व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से सुदृढ़ है। आप गाँव के ही हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह का और भी कहीं गांव है आपकी नज़र में प्रदेश में जो नज़र आ रहा है? गांव हम देखे नहीं, हमारे रात को कितना अच्छा लगता है, कहीं भी लड़के बच्चे को कोई डर नहीं, पूरी लाइट हमारे गांव में, दोनों गांव में लाइट है, कैमरा है, आराम से हम लोग रहते हैं। कभी कोई घटना होती है? कितने बता रहे हैं कि 1.5 साल हो गया? कोई घटना नहीं है, खुद चोर नहीं आने को सोचते कि हम आए इस गांव में। हाँ, एकदम अच्छी से हम लोग सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, बच्चे भी आराम से खेलते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, बिजली, पानी और रहने के लिए आवास? हमारे गांव में राशन फ्री है, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है सब कुछ फ्री, पानी फ्री, कोई दिक्कत नहीं हमारे प्रधान के होते हुए। तीनों गांव में कोई किसी के घर तबीयत खराब हो गया वहाँ भी पहुँच कर हम लोग मदद कर देते हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आप इस तरह का जो बेंच देख रहे हैं, इस तरह का बेंच पूरे गांव में नज़र आता है, जबकि शहरों में भी बैठने की कहीं मुकम्मल व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप बाकायदा देखेंगे कि ग्राम जो है छितौना साफ आपको नज़र आएगा और इस तरह के बेंच पूरे गांव में नज़र आते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस गांव को देखकर ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस गांव का रूप बदला गया है, प्रदेश का ये शायद पहला ऐसा गांव होगा जहां पूरी व्यवस्था आपको नज़र आएगी, बिजली, पानी
से लेकर हर एक व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरे की जद में ये पूरा गांव है। यानी यही वजह है कि भयहीन होए न प्रीत, यानी जब तक डर नहीं है तब तक जो है क्राइम नहीं रुकता है। और यही वजह है कि यहाँ के आसपास के सभी लोगों के दिलों में ये डर जरूर है कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर कोई वारदात या कोई घटना होती है तो उस कैमरे की जद में आएंगे और वो पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रदेश का ये एक पहला ऐसा गांव जहां पूरी सुविधाओं से लैस और सीसीटीवी कैमरे से लैस है। ये हर एक गांव के लिए नज़ीर साबित हो रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो गाजियाबाद में आज से रेड लाइन मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता जतिन गोस्वामी ने जायजा लिया है। का सुहाना सफर अब रेड लाइन से भी शुरू हो गया है, जो सीधे तौर पर एनसीआर को भी कनेक्ट करती है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये जो मेट्रो देख रहे हैं, ये न्यू बस अड्डा शहीद स्थल पर आकर रुकी है और तमाम लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो पल आ गया जब गाजियाबाद के नए बस अड्डे से रिठाला और एनसीआर के दूसरे हिस्सों में जाने वाला सफर फिर से सुचारू हो गया है, क्योंकि रोड पर इन्होंने बहुत कुछ जूझते हुए देखा है। लंबे समय से ये मेट्रो का इंतजार कर रहे थे कि कब मेट्रो का ये सफर शुरू होगा। आप अंदर देखिए, वहां पर जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सीट्स पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही लोग बैठेंगे। हालांकि जो क्राउड है वो फिलहाल काफी कम है, लेकिन इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भी अगर मैं फ्लोर पर दिखाऊं तो तमाम इंडिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए ये बाकायदा लिखा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। अगर मैं इस मेट्रो लाइन की बात करता हूँ तो ये यहाँ से रिठाला को कनेक्ट करती है और गाजियाबाद का जो शहरी हिस्सा है वो नए बस अड्डे मेट्रो स्टेशन से ही ट्रेन को पकड़ता है, मेट्रो को पकड़ता है और फिर वो आगे का सफर शुरू करता है। आप देखिए मेट्रो के जो दरवाजे हैं वो अब बंद हो चुके हैं और ये मेट्रो रवाना हो चुकी है नए बस अड्डे से। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये सुहाना सफर जो है वो फिर से सुचारू हो चुका है। इधर अगर मैं दिखाऊं तो तमाम जो दिशा निर्देश हैं उन्हें मनवाने के लिए यहाँ मेट्रो का स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा सिविल डिफेंस के कर्मी लगाए गए हैं, जैसा कि वैशाली पर भी हमने आपको दिखाया था। सुरक्षा के लिहाज से अगर नीचे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो आपको जरूर नजर आएंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।